नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए अपन बीए फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज अपन एक नए कहानीकार को पढ़ते हैं। नए कहानीकार, जी हाँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप नाम से ही समझ जाएंगे उनके बारे में। कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाता है, अर्थात उन्हें उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट, कथा सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेमचंद जी की। देखिए, कथा सम्राट प्रेमचंद जी के जीवन काल के बारे में यदि अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लम्ही गांव वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश से थे। और इनका जीवन 1880 से और 1936 तक का इनका जीवन काल माना जाता है। 1880 से 1936 ईस्वी तक का इनका जीवन काल माना जाता है। देखिए, लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया था। इनके पिता का नाम यदि अपन देखें, जीवन से संबंधित कुछ तथ्य देखें तो इनके पिता का नाम था अजायब लाल या अजायब राय भी आता है, ठीक है। उनकी माता का नाम यदि बात करें तो माता का नाम था आनंदी देवी। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। देखिए, इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। और सामान्यतः यूं माना जाता है कि ये इनकी दूसरी पत्नी थी। और दूसरी पत्नी, देखिए, इन्होंने वर्तमान जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके प्रति आवाज उठाई थी। और ये शिवरानी देवी भी विधवा थी। ये बचपन में ही विधवा हो गई थी, तो इनके साथ इन्होंने विवाह करके समाज में एक उदाहरण स्थापित किया था। देखिए, साहित्यिक जीवन की यदि अपन बात करें तो देखिए, ये उर्दू व हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य करते थे। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य करते थे। हालांकि इनकी साहित्य का प्रारंभ उर्दू से ही माना जाता है। देखिए, उर्दू में इन्होंने सोजे वतन नाम से एक कहानी लिखी थी। और सोजे वतन को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। देखिए, उर्दू में जब ये लेखन कार्य करते थे तो ये नवाब राय के नाम से करते थे। जब यहाँ पर नाम की बात आई गई है तो यहाँ पर अपन एक बात और कर लेते हैं। देखिए, इनके मूल नाम को देखें तो इनका मूल नाम प्रेमचंद न होकर धनपत राय था। धनपत राय इनका मूल नाम था। उर्दू में लेखन कार्य ये नवाब राय के नाम से करते थे और हिंदी में ये लेखन कार्य प्रेमचंद के नाम से करते थे। तो प्रेमचंद नाम किसका दिया हुआ था? देखिए, एक जमाना पत्रिका प्रकाशित होती थी और जमाना पत्रिका के जो संपादक थे उन्होंने, और इसके साथ साथ दया नारायण मुंशी थे, उन्होंने इनके लिए प्रेमचंद नाम की सिफारिश की थी। और उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। देखिए, प्रारंभ में इन्होंने उर्दू में लेखन कार्य प्रारंभ किया था और उर्दू में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जो इनका पहला उपन्यास माना जाता है, जिसका नाम है असरारे मुआबिद। ये इनका उर्दू में उपन्यास माना जाता है। हालांकि इसका उन्होंने बाद में हिंदी में अनुवाद कर दिया था। तो इस प्रकार से प्रारंभिक लेखन इनका उर्दू में ही माना जाता है और धीरे धीरे ये हिंदी की ओर उन्मुख हुए थे। साहित्य के क्षेत्र में यदि अपन प्रसिद्धि की बात करें तो हालांकि इनकी प्रसिद्धि मैंने आपको बता दी, कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में ही अधिक थी। कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में ही इनकी अधिक थी, परंतु इसके साथ साथ वे निबंधकार भी थे। इन्होंने निबंध रचना भी की थी, साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखे थे और नाटक के साथ साथ इन्होंने समीक्षक ग्रंथ भी लिखे थे। समीक्षक ग्रंथ के साथ साथ ये एक अनुवादक भी थे। अनुवादक के साथ साथ इन्होंने पत्रिकाओं का
प्रकाशन कार्य भी किया था। तो ये संपादक भी थे। संपादक की दृष्टि से यदि अपन देखें तो देखिए इन्होंने जागरण नाम के एक पत्र का, समाचार पत्र जो साप्ताहिक था, उसका संपादन किया था, साप्ताहिक समाचार पत्र का। और इसके साथ साथ हंस नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन कार्य संभाला था। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे, इन्होंने इन दोनों का संपादन करने के लिए सरस्वती एक प्रेस थी, प्रेस मतलब जो जहां पे अपन न्यूज़पेपर वगैरह छापते हैं, तो सरस्वती प्रेस इन्होंने खरीदा था। हालांकि उसमें इनको बहुत बड़ा घाटा हुआ था और उसके बाद उस घाटे को पूरा करने के लिए अपने घर को चलाने के लिए इन्होंने कहानी लिखना शुरू किया था। और कहानी लिखना शुरू नहीं, कहानी लिखने की नौकरी की थी। और नौकरी किसके यहाँ की थी? एक मोहन भवनानी नामक की एक फिल्म डायरेक्टर थे, उसके यहाँ कहानी लिखने के लिए नौकरी की थी। हालांकि वहां पर ये नहीं टिक पाए थे, इनके मन ने वहां पर इनका साथ नहीं दिया और ये बीच में ही छोड़कर चले आए थे। यानी 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पे भी ये नहीं रुक पाए थे वहां पर। और हालांकि एक कहानी के लिए इन्होंने लिखी थी, एक फिल्म के लिए एक कहानी लिखी थी इन्होंने, परंतु ये ज्यादा समय तक वहां पर नहीं टिक पाए थे। उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। हालांकि ये सरकारी नौकरी में भी गए थे, शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर गए थे, परंतु जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और उस आंदोलन में कूद पड़े तो इन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था। तो इस प्रकार से यदि अपन रचनाओं की बात करें, अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे अपन पहले कहानीकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि मानते हैं, तो इनकी कहानियों को देखें तो देखिए इनकी लगभग 300 कहानियां या 300 से अधिक कहानियां प्रकाशित मानी जाती है। और उनमें भी यदि अपन देखें तो देखिए कहानी संग्रह अपन देख सकते हैं, संग्रह जिसमें एक तो सप्त सरोज था, उसके साथ साथ नवनिधि नामक एक कहानी संग्रह माना जाता है। इसके साथ साथ प्रेम पूर्णिमा इनका कहानी संग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ प्रेम पचीसी इनका कहानी संग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ प्रेम प्रतिमा इनका कहानी संग्रह माना जाता है। प्रेम प्रतिमा के साथ साथ प्रेम द्वादशी भी इनका कहानी संग्रह माना जाता है। द्वादशी इनका कहानी संग्रह माना जाता है। और इसके साथ साथ इनका जो प्रमुख कहानी संग्रह माना जाता है मानसरोवर। देखिए मानसरोवर ये जो अंतिम कहानी संग्रह था, इसके कुल 8 भाग प्रकाशित हुए थे और इन 8 भागों में इनकी सभी लगभग 300 कहानियों को शामिल कर लिया गया था। तो इस प्रकार से ये इनकी कहानी संग्रह है। देखिए कहानियां बहुत है इनकी, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा, बहुत सारी कहानियां और उत्कृष्ट कहानियां मिलती हैं, परंतु ये इनके कहानी संग्रह है। यदि अपन अंतिम कहानी संग्रह की बात करें, अंतिम कहानी संग्रह तो मानसरोवर भाग 8 हो ही गया। और अंतिम कहानी की यदि अपन बात करें तो देखिए कफन इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। ठीक है, जब अंतिम कहानी की बात आ ही गई तो अपन अंतिम और चीजों को भी देख लेते हैं। देखिए गोदान इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, गोदान अंतिम उपन्यास माना जाता है, उपन्यास। तो इस प्रकार से गोदान अंतिम उपन्यास और कहानी इनकी कफन अंतिम कहानी मानी जाती है। उसके बाद यदि अपन इनके उपन्यासों की बात करें तो देखिए लगभग 1.5 दर्जन इनके उपन्यास माने जाते हैं, परंतु अपन मुख्य उपन्यासों की बात करें, प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो देखिए सबसे पहले इनके द्वारा रचित उपन्यास हिंदी में माना जाता है सेवा सदन। सेवा सदन के बाद इनका उपन्यास माना जाता है प्रेमाश्रय। और उसके बाद रंगभूमि और रंगभूमि आ गया तो रंगभूमि के साथ साथ कर्मभूमि भी याद कर लो। कर्मभूमि ये भी इनका उपन्यास महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ निर्मला इनका उपन्यास माना जाता है। गबन इनका उपन्यास माना जाता है।
गोदान इनका उपन्यास माना जाता है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है वो माने जाते हैं। यहाँ पर अपन बात कर चुके हैं कि गोदान इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। और निर्मला जो उपन्यास है वो चांद पत्रिका के लिए प्रकाशित हुआ था और एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास माना जाता है। चांद पत्रिका किसकी थी? महादेवी जी की थी, महादेवी वर्मा जी की। और महादेवी वर्मा ने इनसे आग्रह किया था कि वो एक धारावाहिक के रूप में कुछ लिखे, तब इन्होंने निर्मला उपन्यास लिखा था। इनकी जो लगभग सभी रचनाएं हैं वो सभी की सभी सामाजिक विषमताओं से संबंधित है, सामाजिक अव्यवस्थाओं से संबंधित है, सामाजिक बुराइयों से संबंधित है। और उनकी लगभग सभी रचनाएं तत्कालीन समाज की विसंगतियों पर कड़ा प्रहार करती है। निबंधकार के रूप में यदि अपन देखें तो निबंध इन्होंने लिखे जरूर थे, जैसे जीवन में साहित्य का स्थान, इस प्रकार से इन्होंने उपन्यास लिखे थे। उपन्यास पर भी इन्होंने एक निबंध लिखा था, कहानी कला से संबंधित इन्होंने निबंध लिखा था, पर इस क्षेत्र में इन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। नाटक के क्षेत्र में यदि देखें तो संग्राम और करबला इनके महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि इनको नाटक के क्षेत्र में भी इतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा था, दुर्गादास कुत्ते की कहानियां इस नाम से, और इनका बाल साहित्य भी मिलता है। परंतु यहाँ पर अपन समझते हैं कि इनकी प्रसिद्धि कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में थी, और कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि इन्हें कहानी सम्राट या कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। आइए कुछ विशेष तथ्य और देखते हैं। अभी उन्होंने इनकी कुछ रचनाओं की बात की। विशेष तथ्यों में यदि अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये एक प्रगतिशील लेखक थे, और इस बात का अंदाजा अपन यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि 1936 ईस्वी में लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ का एक प्रमुख सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, अध्यक्ष रहे थे ये, तो अध्यक्षता की थी, तो इसलिए ये प्रगतिशील लेखक के समर्थक थे। 1936 में हालांकि प्रगतिशील लेखक संघ बन चुका था 35 में, परंतु उसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसके साथ साथ कुछ अन्य तथ्यों की यदि बात करें तो देखिए, इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है, और कलम का जादूगर इनके पुत्र अमृत राय ने ही इन्हें कहा था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें कलम का मजदूर भी कहा जाता है, कलम का मजदूर। इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि इनके संबंध में ये 3 उपाधियां मानी जाती है, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर इन्हें कहा जाता है। कलम का जादूगर का मतलब है कि ये कलम पर इस प्रकार से जादू करते थे कि ये जिस दिशा में चाहते थे कलम उसी दिशा में दौड़ पड़ती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जब अमृत राय का नाम आ ही गया है तो मैं एक बात और बता देती हूँ। देखिए, इन्होंने जीवन के अंतिम काल में एक उपन्यास लिखना शुरू किया था जिसका नाम था मंगलसूत्र, जिसे ये पूरा नहीं कर पाए थे। ये उपन्यास अधूरा रह गया था, जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने ही पूरा किया था। यहाँ पर एक और विशिष्ट तथ्य की बात करते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने भी इनके सम्मान में, जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे इनके जीवन के, यानी 1880 में इनका जन्म हुआ था, तो 1980 ईस्वी में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। कितने का था? 30 पैसे का डाक टिकट इनके सम्मान में जारी किया था। तो इस प्रकार से ये थे प्रेमचंद जी, जिनका मूल नाम तो था धनपत राय। उर्दू में ये लेखन कार्य करते थे नवाब राय के नाम से, और हिंदी में इन्होंने लेखन कार्य किया प्रेमचंद जी के नाम से। ठीक है, इन्होंने सोजे वतन लिखा। सोजे वतन जैसे ही जब्त हुआ वैसे ही ये हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। फिर इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य
किया। और एक तथ्य और यदि अपन देखें इनके जीवन से संबंधित, तो इनकी पत्नी का नाम अभी मैंने आपको बताया शिवरानी देवी। इन्होंने भी इनके जीवन पर प्रकाश डाला है, और जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम था प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, और सामान्यतः यदि कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप देखेंगे कि सामान्यतः एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद घर में पुस्तक के लेखक कौन है। तो शिवरानी देवी ने लिखा था, जो इनकी पत्नी थी। तो इस प्रकार से इनके जीवन काल के संदर्भ में यदि देखें तो 1880 से लेकर 1936 तक का इनका जीवन काल था। इस जीवन काल में इनकी विचारधारा किस प्रकार की थी, यदि इस संबंध में बात करें तो देखिए इनके विचार है वो थोड़े से समझने वाली बात है। कैसे? देखिए, जब ये लेखन के क्षेत्र में आए थे या रचना करने लगे थे, साहित्य लेखन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था 1901 के लगभग ये लिखना शुरू कर देते हैं। जब लिखना शुरू किया तब ये यथार्थ पर लिखते थे, यानी यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित लिखते थे, यानी जो ये समाज में देखते थे उसका हूबहू हकीकत बयां ये अपने साहित्य में करते थे। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ये हुआ कि दिन भर का जीवन, और इनके काल में 1880 से 1900 में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो उस समय हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो विपरीत परिस्थितियां थी। अब उन विपरीत परिस्थितियों को हम दिन भर झेल रहे हैं और फिर वही साहित्य में पढ़ने को मिले तो फिर कौन पढ़ना चाहेगा। तो इसलिए इन्हें इस चीज के बारे में महसूस हुई ये कमी महसूस हुई और ये आदर्शवादी हो गए। इन्होंने आदर्श लिखने शुरू किए, और जब इन्होंने कोरे आदर्श लिखने शुरू किए, बीच में इनकी रचनाएं जो मिलती है वो आदर्शवादी रचनाएं मिलती है, और जब ये कोरे आदर्शवादी हो गए तब फिर इनकी आलोचना हुई, क्योंकि जो है नहीं, जो कभी हो नहीं सकता, उससे समाज स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर इनको या फिर यूं माने कि पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी इनको लोगों का सम्मान नहीं मिला। तो फिर इन्होंने जीवन के अंतिम समय में इन दोनों चीजों को अपनाते हुए और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचना करना प्रारंभ किया था। यथार्थवादी रचना है वो इन्होंने प्रारंभ की थी। कब? जीवन के अंतिम समय में। तो जीवन के अंतिम समय में इनका जो लेखन कार्य मिलता है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, यानी कहानी पूरी की पूरी चलेगी तो यथार्थ यानी हकीकत का वर्णन करेंगे, परंतु अंत में जाकर एक आदर्श की स्थापना करते हुए वे दिखाई देंगे, और वो आदर्श हमारे सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों से संबंधित माना जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी जीवन दृष्टि है वो परिवर्तित होती रही, परंतु साहित्य के क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान माना जाता है। इतना विशाल रचना क्षेत्र जिसमें लगभग 300 कहानियां, लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास इनके शामिल हैं, तो इतना विशाल रचना क्षेत्र इन्होंने साहित्य को दिया, उसके लिए साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बता देती हूँ कि प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में यूं कहा जाता है कि प्रेमचंद जी को जीते जी इस संसार ने नहीं परखा। कहा जाता है कि प्रेमचंद जी हुए, निराला जी हुए, उनके लिए ये पूरा का पूरा संसार है वो निर्मम रहा, ममत्व नहीं रखा। इस संसार ने इनको जीते जी तो नहीं परखा, लेकिन बाद में इन्हें बहुत सम्मान मिला। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार इनके नाम पर स्मारक बनाती है, अनेक चीजों का उद्घाटन करती है। तो इस प्रकार से अब प्रेमचंद जी का साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान है, एक स्मरणीय व्यक्तित्व के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कहानी पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।